चलो लास्ट क्लास में ब्रिक चल रहा था हमारा, और ब्रिक में मेरी क्लासिफिकेशन हो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ, और कौन सी थी, स्ट्रेंथ है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे ब्रिक्स के, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी सिखा दी थी, नंबर ऑफ ब्रिक्स विद मोटार भी बता दी थी आपको, और नंबर ऑफ ब्रिक्स वैसे भी बता दी थी, ट्रेडिशनल ब्रिक्स, वो सारी कहानी बता दी थी आपको, वहीं से सवाल बनेगा, कोई और है नहीं, कोई और बनता ही नहीं है, ठीक है ना। चलो आज हम बाकी की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। अब लिखते जाओ बस, कहानी बहुत बड़ी कहानी है। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ के बेस पे पहली, फर्स्ट इज कॉमन ब्रिक, फर्स्ट इज कॉमन ब्रिक। कॉमन ब्रिक, it is generally multi-purpose unit. It is generally multi-purpose unit manufactured without any reference. It is generally multi-purpose unit manufactured without any reference to appearance. Without any reference to appearance. क्या हो गया? Without any appearance. Without any reference. कौन सी? सारी क्ले वाली है, सारी क्ले से बनती है। किसमें? सारी क्ले से ही बनती है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूट क्या है अपने, सैंड और लाइम मिला सकते हैं, बना सकते हैं, पर ज़्यादातर क्ले से ही बनती है, सारी ब्रिक क्ले से बनती है। नेक्स्ट, these may vary greatly in strength. These may vary greatly in strength. These may vary greatly in strength and durability. These may vary greatly in strength and durability. ठीक है। नेक्स्ट लिखो, it is used for filling. It is used for filling, backing of wall, backing of walls where appearance is of no significance. Where appearance is of no significance. अपीयरेंस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। नेक्स्ट, इज फेसिंग ब्रिक। अभी सब समझा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो फेसिंग ब्रिक। फेसिंग ब्रिक में इट इज मेड प्राइमरीली, इसमें अपीयरेंस होता है विद द व्यू टू हैव, it is made primarily with the view to have good appearance, to have good appearance, either in color, अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए कलर में भी और टेक्सचर में भी, और इन टेक्सचर, ठीक है, और इन टेक्सचर। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट इसमें वो एक पॉइंट और लिख लो, दीज आर ड्यूरेबल, under
these are durable under sphere exposure and these are durable under the sphere exposure and are used in front of building in front of building, फ्रंट में यूज करते हैं इसको. बिल्डिंग वॉल्स फॉर विच आ प्लीजिंग अपीयरेंस. ठीक है, देख लो इसको. नेक्स्ट हो गया. नेक्स्ट इसे में नेक्स्ट लिखो इंजीनियरिंग ब्रिक्स. अब दिखाऊंगा, क्वेश्चन आया पिछले साल इसी में, एक अजीब सी रस्टिक ब्रिक, उसके बारे में पूछ लिया. एक ना एक ब्रिक की कहानी पूछ लेगा कुछ भी. नेक्स्ट लिखो इंजीनियरिंग ब्रिक्स. हो गया. तीसरा इंजीनियरिंग ब्रिक्स में लिखो दीज आर स्ट्रॉन्ग इम्परमेबल. These are strong, impermeable, smooth. These are strong, impermeable, smooth, table mounted. आज आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में करवाई दूंगा आज आपको. ठीक है, टेबल माउंटेड ये आ जाएगा उसमें. टेबल माउंटेड फोटो भी दिखाऊंगा इसकी. टेबल माउंटेड hard confer to define units of absorption and strength. Define units of absorption and confer to define units of absorption and strength. हो गया. नेक्स्ट लिखो दीज आर यूज फॉर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर. यूज्ड फॉर लोड बेरिंग. चलो लिख लो इसको. चलो हो गया. चलो ये बताया तुम पहले, ये लिखवाता हूँ पहले, लिखवाई दूँ सारी क्या है, लिखते जाओ फिर कहानी. चलो अब कितनी टाइप होगी, 3 होगी ना. चौथी टाइप, ये 3 नहीं हुई, अरे वो 3, ये 3. ठीक है, क्या ये नई क्लासिफिकेशन है. 2 क्लासिफिकेशन होगी, तीसरी क्लासिफिकेशन खत्म हो गई है, चौथी क्लासिफिकेशन है. कैसे लिखूं इसको, चलो अगले पेज से कर देता हूँ. ठीक है, चौथी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिनिशिंग. ऑन द बेसिस ऑफ फिनिशिंग के बेस पे. ऑन द बेसिस ऑफ फिनिशिंग सबसे पहले लिखो सैंड फिनिशिंग ब्रिक. सैंड फिनिशिंग ब्रिक. It has textured surface. It has textured surface manufactured by sprinkling sand. Manufactured by sprinkling sand on the inner surface of mold. On the inner surface of mold. On the inner surface of mold. हो गया. ठीक है. नेक्स्ट इज रस्टिक ब्रिक. सेकंड. नेक्स्ट इज रस्टिक. यहाँ से क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, ESC में क्वेश्चन पूछा हुआ था.
रस्टिक ब्रिक। इस पे लिखो दीज ब्रिक्स हैव मैकेनिकली टेक्सचर्ड, दीज ब्रिक्स हैव मैकेनिकली टेक्सचर्ड, these bricks have mechanically textured, finished varying in pattern, finished and varying in pattern। ठीक है, ये सारी कहानी हो गया। नेक्स्ट कितनी टाइप है, बहुत है यार अभी तो, चलो करवाई देते हैं पूरी। ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग हो गया इतना, 4 होगी, 5वीं ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग के बेसिस पे लिखो इसको भी। ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बर्निंग, अरे मैन्युफैक्चरिंग भी करवाना है क्या, बर्निंग की जगह मैन्युफैक्चरिंग कर लो, एक ये रह गई है मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे है। पहली हैंडमेड, इसका नाम लिख रहा हूँ, इसकी फ़ोटो दिखा दूंगा आपको। हैंडमेड, सेकंड मशीन मेड। हैंडमेड एंड मशीन मेड हो गया। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग हो गया ये भी। 6th ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग। इसमें लिखो पेल ब्रिक पहली है, पेल ब्रिक, इट इज अंडर बर्न्ड ब्रिक, इट इज अंडर बर्न्ड ब्रिक, obtained from outer portion of kiln, नेक्स्ट है बॉडी ब्रिक। नेक्स्ट इज बॉडी ब्रिक, बॉडी ब्रिक के बारे में लिखो। इट इज वेल बर्न्ड ब्रिक, इट इज वेल बर्न्ड ब्रिक, occupying central portion of kiln, central portion of kiln, लिख लिया। नेक्स्ट थर्ड है इसमें आर्च ब्रिक, इट इज ओवर बर्न्ड ब्रिक, जो ज़्यादा बर्न होती है। ब्रिक ऑल्सो नोन एज क्लिंकर ब्रिक, ठीक है, also known as clinker brick, obtained from inner portion of kiln, obtained from inner portion of kiln, लो जी हो गया। अब रह गया चलो लास्ट टाइप और लिख ही लो, 7वीं टाइप। 7th ऑन द बेसिस ऑफ टाइप लिखवाया तो नहीं पहले, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स नहीं करवाया ना, टाइप की वजह से। फर्स्ट इज सॉलिड ब्रिक, सॉलिड ब्रिक में लिखो इट शुड हैव स्मॉल होल्स,
small holes, it should have small holes, small holes not exceeding 25%, not exceeding 25% of the volume of bricks, of the volume of bricks, 25% of the volume of bricks, or frog, or frog पता ही है सबको, not exceeding, or frog not exceeding 20% of total volume, not exceeding 20% of total volume. देख लो इसको भी. नेक्स्ट परफोरेटेड ब्रिक हो गया ये, देख लिया. सेकंड, दिस इज परफोरेटेड ब्रिक. इससे भी क्वेश्चन आया है, देख लो कहाँ तक पूछ सकता है क्वेश्चन, समझ लो ना बात. परफोरेटेड ब्रिक तो देखो स्मॉल होल्स में एक्सीड, स्मॉल होल्स में एक्सीड 25%, may exceed 25% of total volume of brick, of total volume of brick. Third, hollow brick. Third is hollow bricks. Hollow bricks में लिखो the total इसमें लिख देते हैं the total number of holes, the total number of holes which need to be small, which need to be small may exceed 25% of volume of bricks, may exceed 25% of total volume. फोर्थ, इसमें फोर्थ है सेलुलर ब्रिक. सेलुलर ब्रिक. सेलुलर में लिखो होल्स क्लोज्ड एट वन एंड, holes closed at one end, एक end से close and exceeds 20% of total brick, and exceeds 20% of total brick. चलो हो गया. एक नोट डाल के पॉइंट लिखो. स्मॉल होल्स आर, हो गया इतना. नोट डाल के पॉइंट लिख लो इसमें. स्मॉल होल्स आर लेस देन 20 mm, आर लेस देन small holes are less than 20 mm. Next, or less than 500 mm square, or less than 500 mm square, 500 mm square in cross section. ये सारी कहानी है. चलो ये सारी कहानी बता दी, ठीक है. पढ़ देते हैं इसको थोड़ा सा, है ना. अभी हाँ, mm square in cross section. चलो करें स्टार्ट. चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से. हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़. सबसे पहले मैंने बताया आपको जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो यूज़ के बेस पे है. यूज़ के बेस पे पहली ब्रिक बताई मैंने कॉमन ब्रिक. अब कॉमन ब्रिक क्या होती है? ये इट इज़ जनरली मल्टीपर्पज, ये हर जगह यूज़ होती है. जो आपने घर में भी यूज़ होती है वो ये इसको कॉमन ब्रिक ही बोलते हैं. अब ये जो कॉमन ब्रिक है ये किसी रेफरेंस से नहीं बनती है,
मतलब कोई अपीयरेंस नहीं चाहिए इसके अंदर। जैसे ये अब आपको जनरली ज़्यादातर देखोगे कौन ब्रिक की होंगी, इसके अंदर क्या होता है, दिस में वेरी ग्रेटली स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है, बट और इसको बैकिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ करते हैं। बट इसके अंदर क्या है, इसमें आपको ये नहीं बताया क्या मैंने, हाँ ये रहा, दे में वेरी ग्रेटली स्ट्रेंथ। अल्टीमेटली ये बताना चाह रहा हूँ, इसकी कौन ब्रिक की अगर 2 ब्रिक भी उठा लिया आपने, उसकी भी स्ट्रेंथ वेरी करेगी। आई बात में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी करती है इसकी स्ट्रेंथ। कहता हूँ ये वो ब्रिक है, अपने घर में भी जो आप ब्रिक्स यूज कर रहे हो, 2 ब्रिक को टेस्ट करके देख लेना, अलग अलग स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, उसको कॉमन ब्रिक बोलते हैं। कॉमन ब्रिक वो ब्रिक है जिसकी स्ट्रेंथ वेरी करती है। तो अल्टीमेटली मैंने स्ट्रेंथ सेम नहीं आएगी, उसका सेम आती नहीं है। कॉमन ब्रिक जो होती है उसको तभी कॉमन ब्रिक बोलते हैं वो। तो जनरली इट इज जनरली मल्टीपर्पज यूज, ड्यूरेबिलिटी उसकी वेरी करती है। क्या पता हो सकता है किसी की 10 किलोमीटर पर आ जाए, किसी की 4 आ जाए, किसी की 5 आ जाए, तो जरूरी नहीं है 20। तो अल्टीमेटली इसकी ये कहना चाहता हूँ, इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों वेरी करती हैं, उसको कॉमन ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट इज यूज फॉर द फिलिंग। फिलिंग मतलब जहाँ पे आपको फिल करना है, या बैकिंग ऑफ वॉल मतलब वॉल की सपोर्ट के लिए लगानी है, या बोल सकते हो जहाँ पे अपीयरेंस कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब अपीयरेंस मैटर नहीं करती। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताया फेसिंग ब्रिक। फेसिंग मतलब नाम से पता लग रहा है इसका फेस अच्छा हो। ठीक है, फेसिंग मतलब इट इज मेड प्राइमरली विद द व्यू टू हैव गुड, जिसकी अपीयरेंस क्या होनी चाहिए। अब अपने कई सारे घर देखे होंगे जो ब्रिक्स बाहर से होते हैं, उसमें प्लास्टर नहीं होता, तो देखा है आपने, उसको फेसिंग ब्रिक कहते हैं। वो फेसिंग ब्रिक होते हैं, उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब वो ब्रिक्स की कलर होता है रेड होता है पूरा, मतलब पूरा प्रॉपर रेड दिखेगा आपको, जो स्मूथ होगा, सरफेस होगा, टेक्सचर भी अच्छा होगा उसका, तभी उस पर अपने को एस्थेटिक वैल्यू अच्छी दिखानी है, अपने को पेंट ना करना पड़े, उसके ऊपर प्लास्टर ना करना पड़े, वो ये वाली ब्रिक्स होती है, उसको बोलते हैं फेसिंग ब्रिक्स बोलते हैं। ये ड्यूरेबल होती है, स्फीयर एक्सपोजर मतलब जो एटमॉस्फेयर का जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड आर यूज इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग के फ्रंट में यूज करते हैं इसको। अल्टीमेटली आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब प्लीजिंग एक्सपीरियंस की बात आती है वहाँ पे फेसिंग ब्रिक बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अच्छे जो गार्डन है उस पर अंदर की तरफ ब्रिक लगी होती है वो दिखाने के लिए, उसको फेसिंग ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, फेसिंग ब्रिक की बहुत सारी टाइप हैं, दिखाऊंगा आपको, फोटोज भी दिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट करो इंजीनियरिंग ब्रिक्स। नेक्स्ट कौन सी है, इंजीनियरिंग ब्रिक्स। अब इंजीनियरिंग ब्रिक्स क्या कहते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग होती है, इम्परमिएबल होती है, स्मूथ होती है, टेबल मॉल्डेड मतलब टेबल के ऊपर बनाई जाती है। जो टेबल के, अभी आपको एक फोटो दिखा दूंगा जिसमें ब्रिक्स बन रही होंगी, वो टेबल यूज कर रहे हैं, उसको टेबल मोल्डेड बोलते हैं। मोल्डेड मतलब वो सांचा जो है टेबल के ऊपर रखा होता है, बंदे जो है टेबल के ऊपर उसको भरते जाते हैं और उसमें मोल्ड के अंदर, समझ रहे हो बात, उसको फिल करते जाएंगे, उसको टेबल मोल्डेड बोलते हैं। नेक्स्ट वो हार्ड होती है, कॉन्फर्ट और डिफाइंड, अच्छे एब्जॉर्प्शन और स्ट्रेंथ होती है, और दीज आर यूज फॉर दी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। जब ये ऐसी ब्रिक्स हैं जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपको लोड बेरिंग में अगर जहाँ यूज़ करनी है वहाँ पे इंजीनियरिंग ब्रिक्स यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा, ऐसी कौन सी ब्रिक्स है इसमें से जो लोड बेरिंग के लिए यूज करते हैं, वो इंजीनियरिंग ब्रिक्स है। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा अच्छी होती है इसकी, ये सारी कहानी है। कॉन्फर मतलब एक वर्ड लिख दिया यार, कन्फर टू डिफाइन यूनिट्स ऑफ एब्जॉर्ब, मतलब ये डिफाइन कर रखी है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के लिए और स्ट्रेंथ के लिए, ये बात हो जा रही है। जैसे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के मैंने सबकी बता रखी है आपको मैंने एक ब्रिक लिखवाई थी, कौन सी ब्रिक लिखवाई थी लास्ट में, जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 5% से भी कम थी, याद है? अरे कल के लेक्चर में तो लिखवाई है आपको, कौन सी ब्रिक्स थी वो? बंट ब्रिक, वेल बंट ब्रिक बताई थी ना, जो वेल बंट, वो उसमें क्या होता है, वो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन 5% से, वो एब्जॉर्प्शन बता रखी है। अभी इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी अच्छी है, मतलब कम एब्जॉर्प्शन है और स्ट्रेंथ भी अच्छी है इसकी, कहने मतलब भाई उसको अच्छे को डिफाइन कर रहा है ये, ठीक है ना, इंजीनियरिंग ब्रिक्स। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फिनिशिंग। अब फिनिशिंग के बेस पे, चलो फिनिशिंग के बेस पे देख लेते हैं। अब फिनिशिंग के बेस पे बताया, पहली है सैंड फिनिश ब्रिक। सैंड फिनिशिंग ब्रिक में क्या है, इट हैज टेक्सचर्ड सरफेस। अब ये क्या है, ये फेसिंग ब्रिक की टाइप है जिसकी फिनिशिंग अच्छी होती है। अब इट हैज टेक्सचर्ड सरफेस मैन्युफैक्चर्ड बाय स्प्रिंकलिंग सैंड ऑन द इनर फेस ऑफ मोल्ड। अब मोल्ड क्या होता है, सांचा जिसके अंदर आपको वो क्ले भरनी है। अब क्ले ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, आज ही हो जाएगी वो। जब आप मोल्ड में भरोगे, मोल्ड के साइड में क्या लगा देते हैं हम, क्या लगा देते हैं मोल्ड के साइड में, सैंड लगा देते हैं। वो तो इसने बोले तो क्या हो जाएगा, जब वो ब्रिक बाहर आएगी तो टेक्सचर्ड आएगी, वो टेक्सचर खुरदरी, समझ रहे हो बात। जो कई ब्रिक फेसिंग ब्रिक होती हैं और हल्की खुरदरी होती है, वो समझ रहे हो, फ्रिक्शन बढ़ जाता है जिससे, तो वो चीजें होती हैं। तो ये वो वाली ब्रिक है सैंड फिनिशिंग ब्रिक। इट हैज टेक्सचर सरफेस मैन्युफैक्चर्ड बाय स्प्रिंकलिंग सैंड। सैंड को स्प्रिंकल कर देते हैं ऑन द इनर फेस ऑफ मोल्ड, जिसमें आप बना रहे हो। मोल्ड समझ गए ना, क्या होता है मोल्ड, सांचा जिसके अंदर आप ईंटें जो उसको स्ट्रक्चर डाल रहे हो। आपको पता है जो सांचा होता है, जैसे आपकी ईंट तैयार करनी है आपको 19/9/9 की, तो आपको सांचा कितना लेना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर बड़ा लेना पड़ेगा। ये ना हो 19/9/9 का ही ले लिया, वो उससे एक कम तैयार होगी वो।
जितना कि प्लस्तर का होता है उतना ही उससे बड़ा लेना पड़ता है अपने को सांचा। समझ गए बात। नेक्स्ट बताया रस्टिक ब्रिक। अब यहाँ से देखो ये ब्रिक्स क्या है, मैकेनिकली टेक्सचर्ड है। मैकेनिकली मतलब ये मशीनें लगी होती हैं उसमें, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, टेक्सचर्ड होती हैं ये, तो फेल फिनिश होती है। वेरिंग पैटर्न होता है इसका, पैटर्न वेरी करता है। पैटर्न वेरी कैसे, हर ब्रिक पे अलग अलग पैटर्न पाएगा। जैसे कई बार आपने ब्रिक देखी होंगी, ब्रिक्स पे निशान होते हैं छोटे छोटे बहुत सारे, मतलब अच्छी अच्छी जगह पे जब जाओगे ब्रिक्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब वेल फिनिश्ड ब्रिक्स आती हैं कई बार उस पर अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे ये ब्रिक है, ठीक है, दिस इज द ब्रिक्स, ये ब्रिक है। अब यहाँ पे ये अंदर दीवार में लगी हुई है, इसमें स्ट्रक्चर बना होगा अलग अलग, हर ब्रिक पे अलग होगा ये, हर ब्रिक पे अलग। समझ रहे हो, उसको फ्रिक्शन बढ़ा देना उसका, समझ रहे हो ना, उसका टेक्सचर अच्छा कर देना, ये सारी कहानी है। और जितनी ज्यादा ब्रिक्स होंगी, ये फिनिशिंग ब्रिक में क्या होता है, अल्कली मिलेगी आपको। मतलब अल्कली मतलब उसके ऊपर क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है ना, वो उस पर फ्लोरेसेंस अपने मिलेगी गारंटी है, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी है इसके अंदर। आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि किस किस में जब आप अंदर आपने वो भरा, सीमेंट भरा, उससे भी फ्लोरेसेंस, जब आपने ईंटें बनी उससे भी फ्लोरेसेंस, तो फ्लोरेसेंस तो आएगा। ये सारी कहानी है, समझ गए ना बात। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट बताया ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे दो टाइप होती है, या तो हैंड से बनाएंगे या किससे बनाएंगे, मशीन से बनाएंगे। इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये मशीन से बनी हुई है। पहले कैसे बनाते थे, पहले हम क्या करते थे, एक पग मिल होती है, एक पग मिल होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है सीमेंट की, इसकी सॉरी ब्रिक्स की। अब उसके लिए पहले अपने को एक आटे की तरह उसको बनाना पड़ता है, गूंदना पड़ता है उसको, अभी दिखाऊंगा वो। उसमें पहले क्या करते थे, पहले दो बंदे दोनों तरफ टंग जाते थे, वो घुमाते रहते थे उसको, ऐसे घुमाते रहते थे। अब वो सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, वो मशीनें आ गई हैं, वो उसको मशीनें घुमाती हैं। तो चीज़ें क्या है, पहले हैंडमेड होती थी, अब ये मशीन मेड होने लगी। ये चीज़ें हैं सारी की सारी। इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होती, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग। अब बर्निंग के बेस पे ये देखो, अब बर्निंग के बेस पे ये पढ़ो। पहला है पेल ब्रिक। पेल ब्रिक मतलब इट इज अंडरबर्न्ड, बर्निंग कम होगी। अच्छा, कभी भी किल्न के अंदर जब अंडरबर्न्ड होगी वो किस वजह से होगी, क्योंकि ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर पोर्शन ऑफ किल, मतलब जब फ्यूल से दूर होती है। जब यहाँ पे आग लग रही है, फ्यूल मतलब जहाँ पे आपको फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हो, जब ज्यादा उसके पास होगी तो ओवरबर्न्ड हो जाएगी, ज्यादा दूर होगी तो क्या होगी, अंडरबर्न्ड हो जाएगी। जो बीच में होगी वो सबसे सही रहेगी। तो उसी बेस पे डिफाइन कर रखा है, फ्यूल से दूर। लिख दूं क्या ये, दिस इज फार फ्रॉम फ्यूल, ये लिख लेना यार, थोड़ा सा याद रह जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा। फार फ्रॉम द फ्यूल, तो इट इज अंडरबर्न्ड ब्रिक एंड ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर पोर्शन ऑफ द किल। नेक्स्ट बताया बॉडी ब्रिक। बॉडी ब्रिक में इट इज वेल बर्न्ड, सबसे मतलब बीच में होती है, वेल बर्न्ड होती है एंड ऑक्यूपाई करती है क्या, सेंटर पोर्शन ऑफ द किल। किल समझ गए ना। चलो, ये सारी कहानी। नेक्स्ट बताया आर्च ब्रिक। आर्च ब्रिक कौन सी होती है, जो ओवरबर्न्ड। अब आर्च ब्रिक दो तरह से डिफाइन होती है, जो आर्च में यूज होती है वो फिनिशिंग ब्रिक होती है, उसको भी आर्च ब्रिक कहते हैं। और एक डिफाइन होती है बर्निंग के बेस पे, जो ओवरबर्न्ड हो जाती है। इट इज ओवरबर्न्ड ब्रिक एंड ऑल्सो नोन एज क्लिंकर ब्रिक बोलते हैं इसको। एंड ऑब्टेन फ्रॉम द इनर पोर्शन, जो सबसे पास होती है, जहां पे किल्न के बिल्कुल पास में है, वहां पे क्या होती है, ये सारी कहानी है। नेक्स्ट बताया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। टाइप के बेस पे सबसे पहले कौन सी है, सॉलिड ब्रिक। सॉलिड ब्रिक मतलब यहाँ इसमें छोटे छोटे होल्स मिलेंगे, वॉइड मिलेंगे। वो वॉइड 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसको बोल दिया अपन ने क्या, सॉलिड ब्रिक बोल दिया। और जो फ्रॉग है, फ्रॉग बताया था ना, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए क्या, 20% ऑफ टोटल वॉल्यूम नहीं लेना चाहिए जो फ्रॉग के अंदर आएगा। नेक्स्ट बताया आपको परफोरेटेड ब्रिक्स। इसमें जो स्मॉल होल्स हैं वो एक्सीड कर जाते हैं, 25% से भी ज्यादा हो जाते हैं। होल्स समझ गए ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं इसके अंदर। ये सारी कहानी बता दी। नेक्स्ट बताया होलो ब्रिक। होलो ब्रिक मतलब उसमें जो नंबर ऑफ होल्स होंगे वो नीड टू बी छोटे छोटे होंगे और बट एक्सीड कर सकते हैं 25%। अच्छा, होलो ब्रिक कब क्या होगे, होलो ब्रिक कब आ जाता है, जब उसके अंदर होल्स आ जाए या कोई स्टोन आ जाए। अब आप घर जाके क्या काम करना, एक ईंट को तोड़ना, एक ईंट को तोड़ोगे तो अंदर देखोगे आप, क्या दिखेंगे आपको, बहुत सारे छोटे छोटे होल्स दिखेंगे। अरे जब टूटेगा, जहां से टूटेगा ना वो छोटे छोटे होल दिखेंगे उसके अंदर, वो होल्स इसको डिफाइन कर रखा है इसके बाद, वो वॉइड्स बोलते हैं। हो सकता है वो वहीं से टूटे जहां पे स्टोन आ जाए, कभी पत्थर आ जाता है बीच के अंदर, जो मटेरियल के अंदर जो पत्थर आ जाता है वो ईंट बन जाती है उसकी, उसके अंदर पत्थर होता है, वो टूटती वहां से जहां से वो पत्थर आया हुआ उसको। तो ये सारे ब्रिक्स के टाइप्स है सारे के सारे। नेक्स्ट सेलुलर ब्रिक्स। सेलुलर ब्रिक्स में क्या होता है, होल्स क्लोज। अब ये देखो, अब इसने क्या किया, जो होल्स हैं इसमें स्पेशली होल्स बनाए हुए हैं, वो एक एंड से तो क्लोज होंगे, एक एंड से खुले होंगे। जैसे ये ब्रिक है, दिस इज द ब्रिक, ये ब्रिक है, यहाँ पे होल बना रखे हैं। कुछ ऐसी ब्रिक होती है जिसमें होल बनाए थे। अब होल बनाने का पर्पस बताओ क्या होगा, होल बनाने से क्या होगा, उसका वेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उसका वेट रिड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग कम हो जाएगी उसकी। तो अल्टीमेटली मटेरियल कम लगेगा उसमें, तो अल्टीमेटली उसका मटेरियल कम करने के लिए, उसकी कॉस्ट कम करने के लिए, उसका डेड लोड कम करने के लिए, अल्टीमेटली उसका तो यूज ही नहीं है ना, वो इतने होल कर देते हैं उसके अंदर, तो उसको
यूज़ अलग अलग जगह पे कहीं कर लो, जहाँ पे आपको अपीयरेंस दिखानी है होलो की, वहाँ होलो दिखा दो, कोई इशू वाली बात नहीं। ये सारी चीज़ें हैं, समझ गए ना। तो वो टाइप बना रखी है, बस जहाँ मर्जी बना लो उसको, ठीक है। चलो अब ये सारी कहानी होगी आपकी, अब कौन सी रहेगी? चलो इंग्रेडिएंट करते हैं, बस खत्म हो गई, क्लासिफिकेशन खत्म हो गई आपकी। चलो, और ये बता दिया भी जो स्मॉल होल्स हैं वो 20 mm से कम होते हैं, या अगर आपके एरिया के फॉर्म में करना है तो वो लेस देन 500 mm² से होना चाहिए कम क्रॉस सेक्शन के बेस पे, ठीक है ना। तो ये सारे अब इसने होल को डिफाइन कर रखा है, होल मतलब ओपनिंग, जो ओपनिंग है उसके अंदर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट इज इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स के इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक लिख लो यार, ये क्वेश्चन आता है आपके। गुड ब्रिक, अच्छी ब्रिक में क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, ठीक है ना, वो समझ गए ना, आपके सवाल आएगा हैं। हाँ ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले मैं ब्रिक अर्थ क्यों लिखा, मैंने ब्रिक अर्थ क्यों लिखा? ब्रिक अर्थ का क्या मतलब है? ब्रिक अर्थ नहीं लिखा गया, ये लो अर्थ, ये लो ब्रिक अर्थ। इसका मतलब है जो अच्छी ब्रिक के अंदर जो सोइल यूज होगी, ठीक है। रिलेटेड टू लिख दूंगा यहाँ पे, इट इज रिलेटेड टू सोइल यूज, इट इज रिलेटेड टू सोइल यूज, ठीक है। अच्छा अब ये आपको एक बात बता दूं, सीमेंट जब हमने पढ़ी थी उसके इंग्रेडिएंट पढ़े थे, उसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से थे? सबसे पहला लाइम, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, ये सारे पढ़े थे। इन सारे इंग्रेडिएंट को हम कम या ज़्यादा कर सकते थे, वो मैन्युफैक्चरिंग करी थी अपन ने। यहाँ पे अपन ने क्ले लेनी है, यहाँ पे हमने क्ले लेनी है, मिट्टी लेनी है हमें, क्ले। अब क्ले के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वही होंगे। अगर आपको इसको ऊपर नीचे करना है तो क्या क्ले बदलनी पड़ेगी, आप इंग्रेडिएंट कम ज़्यादा नहीं कर सकते। आइए समझ में, सीमेंट और इसमें फ़र्क बता दूं, इसके कई सारे इंग्रेडिएंट वैसे ही होंगे, जैसे लाइम है, कोई हार्मफुल होगा, कोई होगा। अब क्ले के अंदर है तो है, उसको कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते, उसको आप ऊपर नीचे चेंज नहीं कर सकते, आप उस क्ले को बदलना पड़ेगा आपको। अब उस क्ले में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए अच्छी ब्रिक के लिए, वो बता रहा हूँ आपको, ये सारी कहानी समझ गए ना बात। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट इज सिलिका। वहाँ भी था सिलिका, कितना परसेंट था वहाँ? सिलिका कितना परसेंट था वहाँ? सिलिका कितना परसेंट था? लिखवाया था मैंने, चेक करो पीछे और रिलेट करना है इसको सारे को। हाँ 17 से 25, यहाँ पे कितना है? 50-60, ठीक है। चलो 17 से वो 25 था सीमेंट में, यहाँ पे कितना है? 50 से 60% अच्छी ब्रिक के लिए। इट इनेबल्स द ब्रिक, और फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, इट। अच्छा एक वर्ड मैंने लिखा था सीमेंट के बारे में, वॉश मिल, पढ़ा था? वॉश मिल, वॉश मिल। अभी सवाल है सारे के सारे, हाँ क्या तो पढ़ा ही नहीं यार। अभी छोटे छोटे नाम हैं, अभी सारे के सारे वो बन जाएंगे। वॉश मिल में क्या करते हैं? अरे ढूंढ नहीं पाओगे भाई, बता रहा हूँ आपको। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में जब पानी मिलाना था तब मैंने वॉश मिल लगाया था। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है वॉश मिल कहाँ यूज़ करते हैं। हाँ एक क्वेश्चन आया पग मिल कहाँ यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक में यूज़ करते हैं। तो छोटे छोटे वर्ड पूछेगा, ये क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे, समझ रहे हो ना। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाते जाओगे आता जाएगा ये। तो ये तो भैया कहानी है, कुछ भी पूछ सकता है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग की, समझ रहे हो ना बात। जितना पढ़ोगे उतना बढ़िया है। चलो, इट enables the brick to retain its shape and size, to retain its shape and size, to retain its shape and size. It imparts durability to the brick. It imparts durability to the brick by preventing the shrinkage and warping. By preventing the shrinkage and warping in it.
excess of silica makes the brick, excess of silica makes the brick, excess of silica makes the brick, excess of silica makes the brick brittle and weak on burning, and weak on burning. Okay, next लिखो a large percentage of sand, large percentage of a large percentage of sand or is undesirable, a large percentage of sand or silica is undesirable. Next, however is added to decrease the shrinkage, however is added to decrease the shrinkage during burning. चलो ये हो गया. हो गया. चलो सेकंड लिखवा दूं पहले. सेकंड, एल्यूमिना सीमेंट में कितनी थी चेक करो. एल्यूमिना कितनी थी वहां पे. एल्यूमिना 3 से 8% होगी. एल्यूमिना है यार सबसे. लाइम देख रहे थे. एल्यूमिना है. एल्यूमिना लिखो 20 से 30% यहाँ पे होती है. वहाँ पे कितनी है. अच्छा वहाँ पे क्या नुकसान करती थी एल्यूमिना. एल्यूमिना वहाँ पे क्या करती थी. सेटिंग टाइम बढ़ाती थी. तो उसको कम करने के लिए क्या डालते थे हम. एल्यूमिना क्या करती थी. बढ़ाती थी. अच्छा फिर जिप्सम क्या करता था. वेरी गुड. सीमेंट को वीक करती थी. वेरी गुड. और भी लिखवाया था कुछ. क्विक सेटिंग टाइम इम्पार्ट कर, सेटिंग जल्दी कराती थी. क्यों. मैंने बताया था C3A याद है. एल्यूमिना क्या करता है. फ्लैश सेटिंग कराती है. अब जब भी पूछूं फ्लैश सेटिंग बोला करो. अब इसमें सेटिंग टाइम कहाँ से आ गया. फ्लैश सेटिंग कराती है. समझ रहे हो ना. और जिप्सम क्या करती है. इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाती है. ठीक है ना. तभी जिप्सम डालना पड़ता है अपने को एल्यूमिना की वजह से. एल्यूमिना हाँ क्विक सेटिंग बोल सकते हो. फ्लैश सेटिंग बोल सकते हो जो एल्यूमिना करती है ना. और ये क्या करती है. सीमेंट को क्या बना देती है. वीक बना देती है. यहाँ भी इसका यही काम है. एल्यूमिना क्या है 20 से 30% होती है. ये अच्छी ब्रिक में होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड लिखो. इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड imparts plasticity. imparts plasticity to the bricks. ठीक है. hence helps in its molding. Hence helps in the molding. If it is in excess, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा. It produces cracks and drying. It produces cracks on drying. समझ आ रहा है ना. चलो नेक्स्ट पॉइंट. Clays have excess of alumina are likely. Clays have excess of alumina
excess of alumina are likely to be refractory. refractory, ठीक है, likely to be refractory हो गया. नेक्स्ट लिखो लाइम. हो गया इतना. 2. तीसरा लाइम वहाँ पे कितना था, यहाँ पे सिर्फ 10% है, यहाँ सिर्फ नुकसान करता है ये CaO 10%, सिर्फ नुकसान ज़्यादा करता है. लाइम इन ब्रिक्स, lime in bricks serves following purposes. पहला पर्पस देखो, reduces the shrinkage on drying. Second, causes silica and clay to be melt on burning. Causes silica and alumina. Silica and clay to be melt on burning. Silica and clay to be melt on burning. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, excess of lime causes melting of brick. ब्रिक की मेल्ट कर देगा. causes melting of brick. melting of brick. चौथा, excess of lime develops crack on it. Excess of lime develop crack on it due to the calcination and slaking. ये सब पता ही है, सारा कहानी बता रखी है. तो कैल्सिनेशन एंड, चलो नेक्स्ट है मैग्नीशिया. हो गया इतना. चौथा, मैग्नीशिया वहाँ पे कितना था, 1 मैग्नीशिया 1 से 3% था, यहाँ पे है less than 1%. ठीक है. It affects color and make the color yellow. It affects color and make the color yellow. Make the color yellow during burning. हो गया. It causes to clay soften at slower rate. It causes the clay soften at slower rate than in most case. लिख लो, then in most case. Next, it reduces slow rate. It reduces the warping rate. ठीक है. देन इन मोस्ट केस, जो बहुत केसों में होती है. नेक्स्ट हो गया आयरन ऑक्साइड. वो कितना था वहाँ पे, कितने, 5वां
आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इट गिव्स रेड कलर टू द ब्रिक। लिखवाए ये लेस देन 1% ही होते हैं, कम होते हैं ये बहुत, 1 से 3% के बीच में होते हैं मैग्नीशिया और आयरन ऑक्साइड दोनों। आपको मैंने ये हाँ 1 से 3 लिखवाया था ना, ये भी इतना ही होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। अब ये एक्चुअली क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया भी स्ट्रेंथ इम्पार्ट करते हैं, बताया था मैंने आपको, इम्पार्ट करते हैं, बट इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ इम्पार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्यूज कराते हैं, फ्यूज कराते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन इम्पार्ट करता है? लाइम और सिलिका। अब आयरन मैग्नीशिया के केस में लिखवाया था मैंने, दोनों स्ट्रेंथ इम्पार्ट करते हैं, बट इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ इम्पार्ट करते हैं, क्योंकि ये फ्यूज कराते हैं एक दूसरे को। ये ना हो तो फ्यूज ही नहीं हो पाएगा, फ्यूज नहीं हो पाएगा तो स्ट्रेंथ नहीं हो मिल पाएगी। तो डायरेक्ट स्ट्रेंथ भी जो है ये इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ देते हैं, वो डायरेक्ट स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है ना। चलो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड में इट गिव्स रेड कलर टू द ब्रिक, इट गिव्स रेड कलर टू द brick, it gives red color to the brick, it improves impermeability and durability। लिख लिया? it improves permeability and durability। impermeability लिख लो इसमें, impermeability and durability। नेक्स्ट लिखो, it imparts strength and hardness to the brick, imparts strength and hardness to the brick। हो गया। नेक्स्ट, अल्कली लेस देन 10% रहनी चाहिए इसमें, यहीं पे साथ ही लिख देता हूँ, अल्कली लेस देन 10% रहनी चाहिए। CO2 SO3 H2O, CO2 H2O और SO3 नेग्लिजिबल, ये लिख लो, ये साथ ही लिख दिया मैंने, यहीं पे ख़त्म कर दिया इसको, ठीक है। ये सारी कहानी होगी। तो 1 मिनट पॉज करता हूँ। चलो कहाँ से था? यहाँ से, इंग्रेडिएंट। अब देखो इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं हम। अब एक अच्छी ब्रिक अर्थ के अंदर जो सोइल है, सोइल मतलब क्ले, यहाँ पे सोइल कौन सी है? एक अच्छी क्ले के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए? एक अच्छी क्ले के अंदर सिलिका होना चाहिए, कितना? 50 से 60%। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, अपने पढ़ चुके हैं सारी। सीमेंट में भी ऐसे ही ऐसे होना चाहिए। अब इट इनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप एंड साइज, उसकी जो साइज और शेप है वो इनेबल करता है उसको, जो एग्जैक्ट चाहिए अपने को, वो चीज़ें ये सिलिका इम्पार्ट करेगा। नेक्स्ट, इट इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी देगा उसको बाय प्रिवेंटिंग द श्रिंकेज, ताकि उसमें श्रिंक मतलब वॉल्यूम चेंजेस ना आ जाए। दूसरा, वापिंग मतलब वो वाप ना हो जाए, तो उससे प्रिवेंट करता है उसको। एक्सेस ऑफ सिलिका, अगर ज़्यादा हो गया तो ब्रिक क्या बना देगा? ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कट करते टूट जाएगी, समझ रहे हो ना, थोड़ी सी लगते ही टूट जाएगी वो ब्रिटल, समझ रहे हो ना उसकी। तो उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो कई बार देखो, आपको पता है जैसे आप RCC में पढ़ते हैं, वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? अरे माइल्ड स्टील पढ़ते हैं अपन। अब ये ब्रिक जो RCC वर्क है वो कैसा होना चाहिए? वो ब्रिटल नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। वो ब्रिटल होगा तो एकदम से टूट जाएगा, वो थोड़ा लोड ज़्यादा ले लेगा वो, बट वो इंडिकेशन नहीं देगा। जैसा कि वो RCC देती है, आपको इंडिकेशन देती है, क्रैक्स डेवलप होते हैं, वो चीज़ें नहीं देगा। तो वो स्ट्रक्चर को कैसा बना देता है? ब्रिटल बना देता है। नेक्स्ट बताया अ लार्ज परसेंटेज ऑफ सैंड और सिलिका इज अनडिजायरेबल। भाई ज़्यादा परसेंटेज में सैंड और सिलिका मिला दो, वो भी अनडिजायरेबल है, समझ रहे हो ना। मतलब जरूरत से ज़्यादा भी नहीं मिला सकते अपन इसको। नेक्स्ट, इसलिए इतना ऐड करते हैं हम भी, उसकी श्रिंकेज जो है हाउएवर इज एडेड टू डिक्रीज द श्रिंकेज, उसकी श्रिंकेज क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए इन ड्यूरिंग द बर्निंग। बर्निंग के टाइम पे उसको डालते हैं, जब बर्न करते हैं उसको उसी टाइम डालते हैं, ताकि उसकी श्रिंकेज ना आ जाए, समझ रहे हो बात। नेक्स्ट बताया एल्यूमिना। एल्यूमिना कितना है? 20 से 30%। ये क्या करता है? ये एल्यूमिना, इसका काम क्या है? ये अब्जॉर्ब करता है वाटर को, और प्लास्टिसिटी इम्पार्ट, प्लास्टिसिटी चाहिए अपने को ताकि किसी भी शेप में उसको कन्वर्ट कर सके। इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक्स एंड हेंस हेल्प्स इन मोल्डिंग, ताकि मोल्डिंग में क्या कर सके, वो हेल्प कर सके। इफ अगर ये ज़्यादा होगी तो क्या करेगा? ये भी क्या डेवलप कर देगा? क्रैक डेवलप कर देगा जब सूखेगी तो।
नेक्स्ट, क्लेज हैव एक्सेस ऑफ एल्यूमिना आर लाइकली टू रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी क्या होता है? व्हाट इज रिफ्रैक्टरी? जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी बर्निंग वो पैदा करता है, समझ रहे हो बात? रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बना देगा, समझ गए ना? इसको लिखना है तो लिख लो, एक वर्ड लिखवाता हूँ इसके लिए, मैंने लिखा हुआ है इसके लिए रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर। रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, ये लिख लो, रेजिस्टेंस अगेंस्ट, या लिखा ही नहीं जा रहा तो, अगेंस्ट फायर बढ़ा देता है। ये जो फायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है वो बढ़ाता है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बोलते हैं इनको। जैसे आग लगती है जहाँ पे, उस वाले एरियाज में ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स काम आती है, समझ रहे हो बात? तो एल्यूमिनियम कंटेंट वहाँ बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट बताया लाइम। लाइम क्या करता है? लाइम 10% होता है इसके अंदर, एक अच्छी ब्रिक में 10% होना चाहिए। क्या पर्पस है इसका? श्रिंकेज को घटाता है ये भी, क्योंकि जो चीजें स्ट्रेंथ में बात करती हैं वो श्रिंकेज को घटाएंगी। नेक्स्ट है कोजेस सिलिका एंड क्ले टू बी मेल्ट इन बर्निंग। अब ये कोज करता है ताकि सिलिका के साथ क्ले जो है वो मेल्ट हो जाए उसके अंदर, समझ रहे हो? क्योंकि सिलिका सबसे ज्यादा इसमें परसेंटेज है जो स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है अपने सिलिका। अब ये लाइम क्या करता है यहाँ पे? लाइम क्या करेगा? सिलिका और क्ले को मेल्ट करेगा बर्निंग के टाइम पे। नेक्स्ट बताया अगर लाइम ज्यादा हो गया तो ज्यादा मेल्ट कर जाएगी, वो ज्यादा मेल्ट कर जाएगी तो फिर काम ही नहीं करेगा, तभी हम 10% रखते हैं इसको, समझ रहे हो बात? नेक्स्ट बताया एक्सेस ऑफ लाइम डेवलप द क्रैक ऑन इट एंड ड्यू टू द कैल्सिनेशन एंड स्लेकिंग। अब कैल्सिनेशन क्या होता है? जो रिएक्शन होती है बताई थी आपको, लाइमस्टोन की रिएक्शन है वो कैल्सिनेशन बताई थी। स्लेकिंग क्या होता है? फूलना। तो अगर ज्यादा लाइम डाल दिया तो क्या होगा? वो वॉल्यूम चेंजेस ज्यादा हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगी? स्लेकिंग रिएक्शन हो जाएगी, फूल जाएगी वो, तो वॉल्यूम चेंजेस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ज्यादा लाइम भी हम नहीं डाल सकते, ये सारी कहानी है, ठीक है? नेक्स्ट मैग्नीशिया। मैग्नीशिया कितना होता है? लेस देन 1%। इट अफेक्ट्स दी, क्या करेगा? कलर को अफेक्ट करता है एंड मेक दी कलर, क्या कर देगा? येलो कर देगा ड्यूरिंग दी बर्निंग। बर्निंग के टाइम पे उसके कलर येलो, कभी देखा होगा आपने येलो कई बार कलर आता है, तो वो इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से? मैग्नीशिया। आपसे पूछ लेगा येलो कलर किसकी वजह से? मैग्नीशिया की वजह से। नेक्स्ट, इट कोजेस द क्ले। ये क्या करता है? क्ले को सॉफ्ट कर देता है, धीरे धीरे सॉफ्ट होती है क्ले, समझ गए बात? देन इन मोस्ट केस, जो बहुत सारे केसेस में होती है। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस दी, क्या कर देगा? वापिंग रेट को कम करता है, मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इसके लिए मैग्नीशिया भी डालते हैं हम लोग, क्योंकि मैग्नीशिया और आयरन ऑक्साइड दोनों स्ट्रेंथ इंपार्ट करते हैं इसके अंदर, वो वापिंग से दोनों बचाते हैं। नेक्स्ट बताया आयरन ऑक्साइड, ये कैसा कलर देगा? रेड कलर के लिए फेमस है, ये रेड कलर देता है। नेक्स्ट, ये इसकी इम्परमिएबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी क्या करता है? इंप्रूव करता है। इसका क्या मतलब है? अगर परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या नुकसान है? वॉइड्स आ जाएंगे उसमें। परमिएबिलिटी मतलब उसके अंदर पानी पास कर जाएगा। क्या पानी ज्यादा पास करना चाहिए? अगर पानी बाहर लीच आउट हो जाता है तो क्या हो जाता है? देखा था आपने C2S में पढ़ाया था आपको, वो जैसे ही लीच आउट करता है तो होल्स पैदा कर देता है वो लीच आउट करते ही, तो वो होल्स नहीं होने चाहिए। इम्परमिएबिलिटी को क्या करता है? इंप्रूव करता है, समझ गए ना बात? और ड्यूरेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। ये क्या इंपार्ट करेगा? स्ट्रेंथ देगा, हार्डनेस देगा। नेक्स्ट, अल्कली कितनी होनी चाहिए? ये भी इसी में पॉइंट में है, लेस देन 10% होनी चाहिए। अब जरूरी तो है ही बड़ी अल्कली, आपको पहले लिखवाई रखे, वही सारा रीजन है इसका। फ्लोरेसेंस देती है, पता ही है अपने को अल्कली, बट होनी भी चाहिए, अपने को जरूरत भी है अपनी, तो लेस देन 10% रहेगी। इसका हर बार नुकसान ही है, बताया था मैंने अल्कली का, CaOH के फॉर्म में सारा बताया था ना, 3-4 पॉइंट लिखवा रखे हैं मैंने। नेक्स्ट, CO2, H2, SO3 ये नेग्लिजिबल होते हैं, ये सारी चीजें बोल रहा है। ये किसका? अल्कली का? अल्कली तो कुछ नहीं करती, सिर्फ उसको pH को बैलेंस रखती है ताकि कोरोजन से बच जाए स्टील, और कोई काम नहीं, बाकी सारे नुकसान है इसके, समझ गए ना? CaOH2 की मैंने 3-4 पॉइंट लिखवा रखे हैं, पढ़ लेना उसको, है ना? चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ इसके हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी लिख लेते हैं। कितना लिखवाऊं? चलो नेक्स्ट लिखो, harmful ingredients of bricks. Harmful ingredient of bricks. नेक्स्ट लिखो लाइम। इसमें सबसे हार्मफुल है लाइम, अभी लिखवाया भी है जो लाइम। व्हेन अ डिजायरेबल अमाउंट इज प्रेजेंट, अमाउंट when a desirable amount of lime is present, it results in good brick. Results in good brick. But if found in excess,
अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या कर देगा, लीड्स टू दी melting of bricks, leads to the melting of bricks during the burning and slaking, during the burning and slaking. ठीक है, which causes disintegration of bricks, लिख लो. ठीक है. नेक्स्ट पेबल्स, ग्रेवल्स, ग्रिट्स, स्टोन्स, हो गया इतना. सेकंड पेबल्स, ग्रेवल्स, स्टोन्स, ग्रिट, ये सारी चीज़ें इम्प्योरिटीज हैं सारी. नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स एंड पेबल्स, प्रेजेंस stones and pebbles, presence of stones and pebbles reduces the strength of brick. Reduces the strength of brick. Reduces the strength of brick. Area available to brick, area availability available to the bricks. They do not allow the clay to mix. They do not allow the clay to mixed. They do not allow the clay to mixed thoroughly and spoil the appearance. Thoroughly and allow and spoil the appearance of brick. नेक्स्ट हो गए. नेक्स्ट लिखो, अरे बहुत सारे हैं इसके भी. आयरन पायराइट्स, थर्ड आयरन पायराइट्स. It tends to oxidize and decompose the brick. It tends to decompose. It tends to oxidize. लिखो पहले. It tends to oxidize and decompose the brick. It tends to oxidize and decompose the brick during burning of brick. During burning of brick, during the burning of brick. During the burning of brick. हो गया. And split into the pieces and split into the pieces split into the pieces when volume changes occur. When volume changes occur. ठीक है. It also, एक पॉइंट और लिख लो उसमें. लिख लिया क्या? It also decolorize the brick. हो गया. नेक्स्ट अल्कली. If present
लेस देन 10%, अगर 10% से कम प्रेजेंट है, लेस देन 10%, इट इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यूज़, इट इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यूज़, इट इज़ ऑफ great values, but when in excess leads to the development of stains. When it is in excess, it leads to the development of stains, efflorescence देगा ये, over the surface लिख लो बस, क्या नाम बोलते हैं इसको, over the surface, इसको बोलते हैं efflorescence. नेक्स्ट फिफ्थ, पांचवा है ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर, they help in burning of bricks. They help in burning of bricks during the manufacturing, but during the manufacturing, but if left unburnt, undergoes decomposition. हो गया, लिख लिया कि undergoes decomposition, thereby produces gases, makes the brick porous. Gases escape out लिखो, gas produces gases escape out and makes the brick porous बना देती है इसको. हो गया. नेक्स्ट इज कार्बोनेशियस मटेरियल. कितने हो गए पॉइंट? 5. सिक्स्थ, कार्बोनेशियस मैटर in the form of bituminous matter, carbon generally affects the color. Carbon generally affects the color. Generally affects the color of raw bricks. चलो हो गया. नेक्स्ट सल्फर. हो गया इतना. नेक्स्ट इज सल्फर. It is usually found in clay. As the sulfate of calcium, magnesium, sodium, potassium and iron. Calcium, magnesium, sodium, potassium and iron. If found in excess, makes the
ब्रिक मेक्स द ब्रिक क्या बना देगा इसको, स्पॉन्जी, स्पॉन्जी बना देगा, स्पॉन्जी। लो जी, ये भी कहानी खत्म हो गई। कितना लिखवाओगे, हो गया, समझे? ठीक है, चलो समझो इसको। अब क्या बताया मैंने, कहाँ से शुरू है, यहीं से बताना है ना। अब क्या चीज़ें हैं यहाँ पे लिखोगे, चलो कुछ और तो नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ब्रिक मतलब क्या है, ये इसमें हार्मफुल सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा, सबसे पहले लाइम। लाइम क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट देता है इसके अंदर। कैसे? अब लाइम क्या करता है, अगर डिजायरेबल अमाउंट में प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर डिजायरेबल अमाउंट में प्रेजेंट है तो ठीक है। इफ इट रिजल्ट क्या बना देगा, अच्छी ब्रिक बना देगा उसको। अगर ज़्यादा बना दिया तो क्या कर देगा, उसको मेल्ट करा देगा, है, ब्रिक को मेल्ट करा देगा। तभी हम 10% ही करते हैं इसको, बताया ना मैंने कितना परसेंट करते हैं इसको, ये बताया था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द बर्निंग, जब बर्निंग क्यों, जब वो बर्न होती है और स्लेकिंग होती है उसमें, वो क्या करता है, ब्रिक्स को क्या करता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। अब कभी भी आप ब्रिक देखोगे उसमें जो वॉइड्स होते हैं वो लाइम की वजह से होते हैं। जब टूटती है वो जल्दी, वो लाइम क्या करता है उसमें, उसके वॉल्यूम चेंजेस करा देता है उसके अंदर, और मेल्ट करा देगा उसको। मेल्ट करेगा तो शेप चेंज हो जाएगी, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। लाइम ज़्यादा नहीं दे सकते हम लोग इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पेबल्स, ग्रेवल्स, स्टोन्स एंड ग्रिट। ये समझ रहे हो बात? जब आप मैन्युफैक्चरिंग पढ़ोगे तब समझ आएगी ये क्या होता है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ऊपर की जो सोइल होती है, जब जिस ग्राउंड पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो ऊपर की ग्राउंड को क्या करते हैं, क्ले को क्या करते हैं, रिमूव करना पड़ता है। क्यों? उसमें क्या होती है, इंप्योरिटीज होती हैं। वो इंप्योरिटी किसके फॉर्म में होती हैं, पेबल्स हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं, तभी उसको रिमूव करना पड़ता है उसको। तो ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो बोला इसने प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स एंड पेबल क्या स्ट्रेंथ कर देते हैं, स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं। एंड आर अवेलेबल टू दी, एंड आर, ये क्या लिखवा दिया मैंने, एंड एरिया, लेस एरिया, यहाँ लिख लो यार, एंड अरे एंड लेस एरिया। अब क्या होता है, जब भी किसी ब्रिक के ऊपर हम लोड लगाते हैं तो क्या होता है, वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है। अब इतना एरिया बचता ही नहीं जो वो इजीली पास कर जाए उसमें से, तो वो लेस एरिया मिलता है, तभी उसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। लेस एरिया, बात समझे? अरे ये ब्रिक है, दिस इज ब्रिक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये इतने एरिया से लोड पास होने लग जाता है, वो लोड होना चाहिए ग्रेन टू ग्रेन पास। अब यहाँ पे आ गया स्टोन, यहाँ पे आ गया स्टोन, अब वो पूरा ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, वो ट्रांसफर नहीं, उसको कम एरिया मिलता है ट्रांसफर होने के, तभी क्रैक डेवलप हो जाता है। तो इसने बोल दिया अभी एक डेफिनेशन बता रखी है, क्रैक को डेवलप होता है तो लेस एरिया मिलता है, तभी उसमें क्रैक डेवलप होती है। ये मैंने क्रैक की डेफिनेशन बीच में डाल दी है। नेक्स्ट बताया, दे डू नॉट अलो द क्ले टू मिक्स थोरोली। ये क्ले को थोरोली धीरे धीरे मिक्स ही नहीं होने देगा, और क्या कर देगा, स्पॉइल कर देगा ब्रिक्स को। नेक्स्ट बताया आयरन पायराइट्स। अब आयरन पायराइट्स क्या करेंगे, इट टेंड्स टू दी, अब आयरन पायराइट्स क्या होते हैं, हमने जनरली पढ़े हैं, जो आयरन होती है उसकी +2 स्टेट होती है, +3 होती है, +4 होती है, +5 होती है। वैसे +2 +3 पढ़ी हुई है अपन ने। तो +2 +3 मतलब आयरन की जो पायराइट्स होते हैं, ये जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होती हैं, जैसे Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। अब ऐसे क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, 2 से 3 हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है तो ब्रिक को क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है एट द टाइम ऑफ द बर्निंग ऑफ ब्रिक, एंड स्प्लिट कर देंगे पीसेस के अंदर। वो वॉल्यूम चेंजेस ज्यादा हो जाते हैं, तो मतलब ऑक्सीडाइज होना, उसके चेंजेस ज्यादा आना, चेंज होने के तो स्प्लिट कर जाएगी वो। तो आयरन पायराइट्स मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन कर जाना। इट ऑल्सो क्या कर देता है, डिकलराइज कर देता है ब्रिक को ये। नेक्स्ट बताया अल्कली। अल्कली अगर 10% से कम प्रेजेंट है तब तो उसका कुछ फायदा है, वो मैंने बता रखे हैं। अगर ये ज्यादा हो गया, ये स्टेन डेवलप करेगा, फ्लोरेसेंस देगा, और कुछ नहीं देगा। नेक्स्ट बताया ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर पता है, दे हेल्प इन बर्निंग ऑफ ब्रिक ड्यूरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तब हेल्प भी करती हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर पता ही है सब कुछ, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। बट अगर वो अनबर्न रह गए तो क्या होगा, डिकम्पोज देयर प्रोड्यूस दी। अब अनबर्न रह गए मतलब ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हुए। अगर डिकम्पोज नहीं हुए तो क्या करेगा वो, उसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, गैसेस प्रोड्यूस होंगी। अगर गैसेस प्रोड्यूस होंगी तो ब्रिक को क्या बना देगा, पोरस बना देगा। ये सारी कहानी है, समझ गए? क्योंकि वो गैसेस बाद में निकलेंगी तो पोरस हो जाएगी। ये सारी कहानी है। नेक्स्ट है कार्बोनेशियस मैटर। कार्बोनेशियस मैटर मतलब इन द फॉर्म ऑफ बिटुमिनस। बिटुमिन होता है ना जो, बिटुमिनस मैटर के फॉर्म में कार्बन जनरली अफेक्ट करता है कलर ऑफ रो ब्रिक्स को, जो रो ब्रिक्स के कलर को इफेक्ट करता है कार्बोनेशियस मैटर। नेक्स्ट बताया सल्फर। सल्फर क्या करता है, ये क्ले के अंदर जनरली प्रेजेंट होता है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म में, ठीक है। और ये क्या करेगा, इट इज फाउंड, अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या करता है, स्पॉन्जी मतलब स्वोलन बना देगा, फुला देगा उसको, स्पॉन्जी स्वोलन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी कहानी है हार्मफुल इंग्रेडिएंट की, ठीक है जी, ये सारी कहानी है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। करें शुरू।
इसकी भी बड़ी सारी कहानी है। लिख लिया? नेक्स्ट, अरे ये क्या हो गया? चलो ये आगे कैसे चला गया यार? ये आगे जा नहीं रहा है तो अच्छा ठीक है। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। लिख लो भाई, ये भी करा देते हैं एक टॉपिक और। हो गया? स्टार्ट करें? देखो इसके बारे में भी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। Manufacturing of brick is carried out in following sequence. Following sequence, इस sequence पे काम करता है। पहला, preparation of clay, second, molding, third, drying, fourth, burning, fourth is burning। हो गया? चलो एक मैं थोड़ा सा सीक्वेंस वैसे बता देता हूँ आपको। जब भी ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्या होता है, वो सीक्वेंस में होती है। पहले प्रिपेयर किया जाता है मिट्टी को, जो प्रिपरेशन ऑफ क्ले है। नेक्स्ट उसके बाद मोल्डिंग की जाती है, उसके बाद ड्राइंग की जाती है, उसके बाद बर्निंग की जाती है। अब जब भी हम क्ले को प्रिपेयर करते हैं तो मोल्ड, उसके लिए मोल्डिंग करनी होती है हमें। अब हमें क्या करना होता है, जब क्या होता है, जैसे अगर हमने डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, मोल्डिंग के बाद हमने बर्निंग कर दी, अगर हमने बर्निंग कर दी तो क्या हो जाएगा, ब्रिक टूट जाएगी। क्यों? अब जब हम मोल्डिंग करते हैं ब्रिक की, वो प्लास्टिक स्टेज में होती है। जब प्लास्टिक स्टेज में होती है तो अप्रोक्सीमेट 30% पानी होता है उसके अंदर। जब भी 30% पानी होगा, अगर मैं डायरेक्ट बंद कर दूंगा तो क्या होगा, वो एकदम से वेपराइज कर जाएगा। एकदम से वेपराइज कर जाएगा तो वॉल्यूम चेंज मतलब टूट गया। उससे पहले हम क्या करते हैं, बर्निंग से पहले हमें ड्राइंग करनी पड़ती है। तभी हम क्या करते हैं, पहले ड्राइंग करते हैं फिर बर्निंग करते हैं। तो ये सवाल आएगा, ये दे देगा सीक्वेंस, बताओ इसका। पहले प्रिपरेशन, दूसरा मोल्डिंग, फिर ड्राइंग, देन बर्निंग। ये दे देगा 3 ऑप्शन बना के। बर्निंग यहाँ दे देगा, कभी यहाँ दे देगा। ये सवाल है, समझ गए? तो अभी इसका रीजन बताया मैंने आपको, ये अपने छोटा सा लिखना है तो लिख लो। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, मोल्डिंग के टाइम पे अप्रोक्सीमेट 30% पानी होता है यहाँ पे। तो एकदम से अगर बर्निंग कर दी तो वॉल्यूम चेंजेस एंड ब्रिक क्या कर जाएंगी, ब्रेक कर जाएंगे। समझ गई बात? चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले से। हो गया, इतना लिख लिया? चलो लिख लो प्रिपरेशन ऑफ क्ले। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसके भी लिख लो। स्टेप्स लिखवा रहा हूँ सारे। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशंस। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशन। सबसे पहले फर्स्ट अनसॉइलिंग, सबसे पहले अनसॉइलिंग की जाती है। इट इज अ प्रोसेस इन विच top 200 mm of soil layer, top 200 mm of layer, 200 mm of layer, इसको हटाना है हमें, is removed and is not being used for manufacturing of brick. Manufacturing of bricks, ठीक है? As it consists of most of the impurities,
हो गया। नेक्स्ट अब इम्प्योरिटी बताऊँ क्या? प्लांट फाइबर, स्टोन, पेबल्स, वही है, लिख दूँ क्या? प्लांट्स, पेबल्स, ग्रिट, स्टोन्स एक्सेट्रा। सिर्फ लग गया, पानी लाना यार। चलो अनसोइलिंग के बाद लिखो डिगिंग। अब इसकी कहानी एक बार सुन भी लोगे तो भी हो जाएगा। डिगिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सकवेटिंग ऑफ सोइल। It is the process of excavating of soil. Excavating of soil and spreading it over the एक मिनट कर लूँ क्या बात? चलो, it is the process of excavating the soil and spreading over the ground. Spreading it over the ground level. Spreading it. तीसरा है क्लीनिंग। नेक्स्ट इज क्लीनिंग। क्लीनिंग में लिखो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टोन्स। It is the process of removal of stones, pebbles, organic matter and organic matter from the excavated soil, from the क्या हो रहा है? From the excavated soil, from the excavated soil। ठीक है। नेक्स्ट इज वेदरिंग, चौथा स्टेप। वेदरिंग लिखो इट इज द प्रोसेस इन विच क्लीन सोयल cleaned soil is left in heaps मतलब ढेरी। left in heaps and exposed to weather for at least 1 month, at least 1 month, 1 मंथ के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। So in order to develop homogeneity, to develop the homogeneity and to eliminate the impurities from clay and to eliminate impurities from clay, it also helps in, लिख लिया? It also helps in mellowing of clay। It also helps in mellowing of clay, ये वर्ड ध्यान रखना है, mellowing। और impurities from clay by oxidation और कर लेना इसमें, by oxidation, यहाँ पे by लिख लोगे क्या? ऑक्सीडेशन, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज ब्लेंडिंग। कितने पॉइंट हो गए इसके? 4, 5 और लिखो इसमें। इसमें तो लिखवा लिखवा के थक जाओ। ब्लेंडिंग। हियर द क्ले इज मिक्सड विद, here the clay is mixed with sandy earth and calcareous earth. Sandy earth and calcareous earth. Calcareous earth. Sandy earth and calcareous earth in suitable proportion. In suitable proportion. In suitable proportion. इसके बाद along with the water, to modify the properties. To modify the composition of soil. Composition of soil. ब्लेंडिंग हो गया। composition of soil as desired, जो आपको ज़रूरत है। चलो 6th, छठा रह गया टेम्परिंग, लास्ट इसका। टेम्परिंग में लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ नीडिंग द अर्थ। नीडिंग क्या होता है? मैंने किसको पढ़ाया हुआ? नीडिंग दी अर्थ आरसीसी में पढ़ाया हुआ। आरसीसी पढ़ी है किसी ने? किसी नहीं पढ़ी क्या? चलो, इट कंसिस्ट ऑफ नीडिंग द अर्थ सो एज टू मेक द सोयल मास, सो एज टू मेक द सोयल मास stiff and impart plasticity। लिख लिया? impart plasticity, to impart plasticity। ठीक है, impart plasticity। unit term is and unit term is pugmil। इसको बोलते हैं पगमिल। नाम याद रखना है, पगमिल में। हो गया? क्या रह गया? डिजायर्ड प्लास्टिसिटी लिख दिया। नेक्स्ट, अब कितने प्रोसेस हो गए इसके? अपना हो गया है। अब आ गया अपन मोल्डिंग पे। ड्राइंग और बर्निंग तो अलग से दिखा दूंगा, किल नहीं है वो तो। अब आप सीधा मोल्डिंग करो। नेक्स्ट लिखो मोल्डिंग। अब ये सेकंड है, समझ गए ना? सेकंड मतलब कैसे लिखूँ? सेकंड ऐसे लिख दूँ? वो कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है क्या? चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ फिर। ठीक है, मोल्डिंग में लिख लो भाई। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग दी desired shape and size to the brick। and size to the brick। Molding can be done either manually or mechanically। ठीक है, molding is done with the help of units termed as molding is done with the help of units termed as mold which may be of wood और स्टील का भी हो सकता है, और स्टील।
ओके नेक्स्ट, द साइज ऑफ मोल्ड इज केप्ट, लिख लिया क्या ये, कितने पॉइंट हो गए इसके, 1 2 ये 3, ठीक है। द साइज ऑफ मोल्ड, द साइज ऑफ मोल्ड इज केप्ट 8 to 12% ग्रेटर, इज केप्ट 8 से 12% ज़्यादा लेना पड़ता है साइज अपने को। साइज ऑफ मोल्ड इज केप्ट 8 to 12% ग्रेटर देन एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक, ग्रेटर देन एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक। लो जी, एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक। In order to account for, in order to account, in order to account, लिख लिया, account the shrinkage, in order to account the shrinkage during drying or burning process. बर्निंग प्रोसेस। और क्या रह गया, ड्यूरिंग मोल्डिंग, अब ये भी लिख लो, ड्यूरिंग मोल्डिंग, ड्यूरिंग मोल्डिंग फ्रॉग, ओनली फ्रॉग इज प्लेस्ड, प्लेस्ड ओवर द ब्रिक, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक कैन बी डन एज फॉलोज। लिख लो, इसका चार्ट बना लो। दो टाइप की मोल्डिंग होती है, पहली हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग, लिखवाया था ना ये, मशीन मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में लिखो ग्राउंड मोल्डिंग, टेबल मोल्डिंग। इसमें फ्रिक्शन खत्म हो गया, यहाँ पे फिसलता है, तो भी यहाँ रेडीमेड देखो वहाँ से ही लिखा जाता है, ये फिसलता है पेन यहाँ पे। नेक्स्ट इज, यहाँ पे लिखो प्लास्टिक क्ले, ड्राई क्ले, प्लास्टिक क्ले और ड्राई क्ले, ये दो लिख लो। ड्राई क्ले लो, चलो चलो फटाफट से कहानी पढ़ते हैं। फोटोज इसकी मैं दिखाऊंगा, अगले लेक्चर में दिखा दूंगा, सारी फोटोज इकट्ठी करके ले आऊंगा, इकट्ठी दिखा दूंगा सारी, ठीक है ना। चलो कहानी देखो फटाफट से, कहाँ थे, यही है, हाँ मैं ये बता दिया था आपको, मैंने बताया जब भी ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करोगे आप, इसमें ये स्टेप्स होंगे, प्रिपरेशन करोगे, मोल्डिंग करोगे, ड्राइंग करोगे एंड बर्निंग करोगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। अब क्ले की प्रिपरेशन करनी है आपको, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं अपने को। अब प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसी कहानी सुन लो बस, उसमें याद रह जाती है। जब भी आपको प्रिपरेशन करना है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अनसोइलिंग करनी पड़ेगी। अनसोइलिंग मतलब टॉप 20 सेंटीमीटर या 200 mm जो है उसको सोइल को हटाना पड़ता है अपने को। तो लिखा मैंने, इट इज द प्रोसेस इन विच टॉप 200 mm ऑफ लेयर इज रिमूव्ड एंड इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। उसको यूज नहीं करते किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। वो क्या होती हैं वो बता दी मैंने। नेक्स्ट बताया, नेक्स्ट इज डिगिंग। उसका क्या करोगे, डिगिंग करोगे। डिगिंग मतलब खुदाई करोगे उसकी। इट इज अ प्रोसेस इन विच एक्सकावेटिंग द सॉइल एंड स्प्रेडिंग इट ओवर द ग्राउंड लेवल। उसको स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसका क्या करोगे, क्लीनिंग करोगे। जो भी आपकी सॉइल बची है उसकी क्लीनिंग करेंगे ताकि जो स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, वो सारे रिमूव हो जाएं। नेक्स्ट उसका वेदरिंग करेंगे। वेदरिंग मतलब इट इज अ प्रोसेस इन विच क्लीन सॉइल इज लेफ्ट। जो सॉइल क्लीन है आपकी उसको अलग करते जाएंगे, समझ रहे हो। अब
स्टोन निकाल दिए, अलग करते जाएंगे, हीप्स मतलब ढेरी बना देंगे उसकी, एंड एक्सपोज कर देंगे वेदर के अंदर, खुला छोड़ देंगे एक महीने के लिए, जैसे एंड ताकि वो सारी की सारी सॉइल क्या हो जाए, एक जैसी हो जाए, होमोजेनिटी मिल जाए, एंड टू एलिमिनेट द सारी की सारी इंप्योरिटीज क्या हो जाए, क्ले से रिमूव हो जाए बाय ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन के थ्रू। समझ गए ना बात। नेक्स्ट पता, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेलोइंग। मेलोइंग क्या होता है, वो क्ले आपस में मिल जाना, समझ रहे हो, तो इसको नाम दे दिया मेलोइंग, मेलोइंग बोल देते हैं। ठीक है, इसमें देख लूँ कुछ और तो नहीं है, हाँ यही है बस। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब इस प्रोसेस को बोलते हैं मेलोइंग, अलग से रखना, एक ह्यूमिडिटी मिल जाना, उसको मेलोइंग बोलते हैं, मेलोइंग ऑफ क्ले। नेक्स्ट इज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब क्ले को मिक्स किया जाता है सैंडी अर्थ के साथ एंड कैलकेरियस अर्थ। कैलकेरियस मतलब जो कैलकेरियस कैल्शियम मैग्नीशियम वाले जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें मिक्स किया जाता है एंड सुटेबल किया जाता है प्रोपोर्शन में वाटर के साथ, ताकि उसकी कॉम्पोजिशन को क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके जैसी अपने को जरूरत है, इन ऑर्डर टू रिक्वायरमेंट, जैसा भी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बताया टेम्परिंग। फिर क्या करोगे, टेम्परिंग मतलब उसको आटा गूंदोगे। टेम्परिंग के लिए पगमिल होती है जिसके अंदर अपने को शाफ्ट घुमाते हैं, जैसे आटा गूंदना है जैसे भी घुमा सकते हो, आप गूंद लो, पहले तो लोग करते थे, पैरों से कर सकते हैं, या अब तो मशीनें आ गई हैं, एक शाफ्ट होती है वो घुमाते हैं उसको, वो एक आटे की तरह बन जाती है। नीडिंग एक्शन बोलते हैं, जैसे आटा गूंदना, नीडिंग एक्शन बोलते हैं आटा गूंदना। इट कंसिस्ट ऑफ नीडिंग द अर्थ सो एज टू मेक द सोइल मास स्टिफ, ताकि वो स्टिफ हो जाए, और इम्पार्ट प्लास्टिसिटी एंड यूनिट जिसके अंदर होती है उसको बोलते हैं पगमिल। ये डायरेक्ट पूछ लेता क्वेश्चन, कहता है जब आप ब्रिक्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके लिए जो अपना क्या बोलते हैं इसको, टेम्परिंग की जाती है, वो कौन से यूनिट में की जाती है, उसको पगमिल बोलते हैं। नेक्स्ट बताया उसका क्या करोगे, मोल्डिंग करोगे। मोल्डिंग कैसे करेंगे, अब वो सांचों में फिल करोगे उसको, जो वो अपना तैयार किया है, जो सांचों में फिल करोगे। इट इज द प्रोसेस फॉर गिविंग द डिजायर्ड शेप एंड साइज टू द ब्रिक। मोल्डिंग कैन बी डन आइदर, या तो मैकेनिकली करो या मैनुअली कर लो। मोल्डिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स टर्म्ड एज मोल्ड, वो मोल्ड के अंदर करते हैं, विच में भी वो वुड का भी हो सकता है, स्टील में भी। अच्छा, अच्छी क्वालिटी किस में आएगी, स्टील में या वुड में? अच्छी क्वालिटी किस में आएगी, सांचा अगर स्टील का हो गया वुड का हो, स्टील का हो, ऑब्वियस सी बात है, तभी इसमें बता रखा है, पहले वुड होता था अब स्टील यूज होने लगे हैं। नेक्स्ट बताया द साइज ऑफ द मोल्ड। साइज ऑफ द मोल्ड क्या है, 8 से 12% ज़्यादा लेते हैं, जैसे मैंने बताया 19/9 तो आपको 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेना पड़ता है, तो ये 8 से 12% होता है ज़्यादा। नेक्स्ट बताया आपको इन ऑर्डर टू अकाउंट ताकि श्रिंकेज होती है उससे बच सकें आप। नेक्स्ट, जो ड्यूरिंग द मोल्डिंग ओनली फ्रॉग मतलब एक स्टैंप की तरह होता है, जैसे जब कंपनी का नाम डालना है उस पर क्या करते हैं, जब जैसे ये क्या बोलते हैं, मोल्ड होंगे उसके ऊपर छापा मारते हैं, साइड कर देते हैं। छापा मतलब एक शेप दे देता है, जैसे ट्रेड नेम लिखा होता है जिसके ऊपर, वो ऐसे कर देते हैं, हर एक पे करते जाते हैं। सिर्फ मोल्डिंग के टाइम पे सिर्फ क्या किया जाता है, फ्रॉग को प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक 2 तरीके से होती है, एक हैंड मोल्डिंग है, मशीन मोल्डिंग। हैंड में ग्राउंड मोल्डिंग, टेबल मोल्डिंग, एंड मशीन मोल्डिंग में प्लास्टिक क्ले और ड्राई क्ले, 2-3 टाइप, ये टाइप बता दी मैंने आपको। चलो आज इतना ही कर लो, ठीक है।